नमस्कार मित्रों, आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो सारथी आपके लिए लाया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आप जुड़ कर के अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो और अपने तैयारी को एक नए रूप में दे करके आप जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसमें चयनित हो सकते हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज चलती है, व्याकरण। इस आज की हम क्लास में व्याकरण के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम व्याकरण के कितने आयाम हैं, व्याकरण के कितने स्वरूप हैं, उसको हम लेकर के चर्चा करेंगे। आप लगभग कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो उसमें व्याकरण से संबंधित 5%, 7%, 10% आते ही रहते हैं। अगर आप मेरे साथ व्याकरण कर रहे हो तो वो तैयारी को आप एक नया आयाम, नया एक ऊंचाई दे सकते हो। आइए हम बिना कोई समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने एक नए टॉपिक पर, व्याकरण। व्याकरण किसी ना किसी स्वरूप में होती है, किसी ना किसी भाषा की होती है। केवल व्याकरण का कोई मतलब नहीं होता है। हम जैसे भाषाओं की बात करें तो विदेशी भाषा, भारतीय भाषा, भारतीय भाषाओं में संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब भाषाएं अपनी एक व्यवस्थित रूप में होती हैं और उसको व्यवस्थित रूप करने का जो माध्यम होता है वो व्याकरण होती है। तो व्याकरण पर चलने से पहले हम बात करते हैं भाषा पर। भाषा क्या चीज है? भाषा क्या है और भाषा को हम किस रूप में लेते हैं? भाषा एक भास धातु से बना हुआ शब्द है। भास से इसका अर्थ होता है बोलना। अब अगर हमारे और आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या बोलना ही भाषा है? पशु पक्षी भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, तो वो भाषा कहलाएगी? तो उसका प्रश्न का उत्तर यह है कि भाषा वो ही कहलाएगी जो मानवीय मुख से उच्चारित होती है और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या बोला मैं? मानवीय मुख से उच्चारित। पहला पॉइंट क्या आया भाषा का? मानव मुख से उच्चारित, मतलब कि इसमें भाषा में उच्चारण होगा जो मानवीय मुख से किया जाता है। दूसरा, यादृच्छिकता इसमें होती है। यादृच्छिकता, ये यादृच्छिकता क्या चीज है? जैसे कि आपने देखा होगा, इंग्लिश में पानी के लिए वाटर शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम उसके लिए जल शब्द का प्रयोग करते हैं। एक मैं शब्द आपके सामने लिखता हूं, देखिए, आब। एक शब्द मैं लिखता हूं आपके सामने, यांगसु। आप कुछ समझे? यही यादृच्छिकता है। अब हमने जल शब्द को पानी से जोड़ दिया, तो हमने लंबे समय से उस अर्थ को लेते आगे कि ये जल है, वो एक तरल पदार्थ है जिसको हम पानी के रूप में लेते हैं, और अंग्रेजी भाषा में उस वाटर को उस तरल पदार्थ के रूप में जोड़ दिया गया था। अब आब, ये अरबी फारसी का शब्द है, आब का अर्थ भी पानी होता है। यांगसु, ये चीनी भाषा में सब चलता है, इसका अर्थ भी पानी होता है। तो हमने किसी एक निश्चित शब्द को किसी एक निश्चित अर्थ या भाव के साथ जोड़ देते हैं, वो कहलाती है यादृच्छिकता। ये यादृच्छिकता अनायास विकसित होती है, समय लेते लेते विकसित होती है। प्रारंभ में हम एक किसी शब्द को लेंगे, किसी वर्णों के योग से मिले हुए शब्द को लेंगे, तो हम उसमें एक निश्चित अर्थ ढूंढना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो अर्थ चल के उसका रूढ़ बन जाता है और फिर उसमें वो यादृच्छिकता का भाव आ जाता है। क्लियर? मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, ध्वनि प्रतीक। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसमें अलग अलग आप सुन पा रहे हो मुझे, मैं कहीं क बोल रहा हूं, कहीं ख बोल रहा हूं, कहीं ग बोल रहा हूं, कहीं च बोल रहा हूं। तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्वनि जो बोल रहा हूं मेरे मुख से जो उच्चारित हो रही हैं, मेरे वाग यंत्रों से जो उच्चारित हो रही हैं, वो केवल ध्वनि है। जब हम ध्वनि को लिखते हैं, जैसे मैंने बोला का, अब मैंने लिख दिया, ये क्या हुआ? ध्वनि का प्रतीक।
ये ध्वनि का प्रतीक कहलाए। तो मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था। दूसरा क्या है? व्यवस्था। अब व्यवस्था कैसे है? अब मेरे को लिखना है बस, या मैंने लिखा अब मैं अब को उल्टा करके अगर ब आ लिख दूं तो आप इसका कोई अर्थ समझे? शायद नहीं समझे होंगे। ये एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमें कौन सिखाती है? व्याकरण। इसीलिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं कि व्याकरण हमें भाषा की व्यवस्था को सिखाती है। भाषा में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उस व्यवस्था को हम जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन करते हैं। साथ में बात आई भाषा की, जो हम चर्चा कर रहे थे, आपके भली भांति मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था को हम भाषा कहते हैं। अब हमने पशु पक्षियों की भाषा और मानव मुख से उच्चारित भाषा में अंतर देख लिया, इसलिए हम उनको भाषा नहीं कहते, क्योंकि उसमें ना तो कोई व्यवस्था होती है, ना ही हम उसकी यादृच्छिकता को समझ पाते हैं, और ना ही वो मानव मुख से उच्चारित होती है। हम भाषा की जो ही बात करेंगे वो सिर्फ मानव मुख से उच्चारित संसार में जितनी भी भाषा हैं उनको हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा जो भाष धातु से बना है उसका अर्थ है बोलना। अब हम आगे आते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। मैं यहीं लिख देता हूं, आपको शायद समझ आ जाएगा। प्रकार, भाषा को हम 3 स्वरूपों में देखते हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित जिसमें हम लिख करके अपनी भाषा को संप्रेषित करते हैं, मौखिक जिसमें हम बोल करके अपनी भाषा को संप्रेषित करते हैं, सांकेतिक जिसमें हम अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता होगा कि इनमें से सबसे सरल स्वरूप कौन सा है, सबसे सरल प्रकार भाषा का कौन सा है? तो हम सब ने, आपने ये अनुभव किया होगा कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। सबसे सरल है तभी तो वो सीखते हैं, अनायास ही सीख पाते हैं, जिसमें हमें कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो मौखिक प्रकार है भाषा का सबसे सरल रूप, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, सामान्य से क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? तो कई बार हमारे साथी उसमें से कर आते हैं सांकेतिक। तो ध्यान रखना इस क्लास के बाद कि भाषा जो हम अनायास रूप से सीख पाते हैं, बिना प्रयास के जो सीख पाते हैं, वो केवल और केवल मौखिक होती है। तो सबसे सरलतम रूप भाषा का जो आएगा वो कौन सा आएगा? मौखिक। और अब बात आ जाती, जब सरल है तो कठिन भी होगा। कठिन कौन सा है बताइए? नहीं समझ पा रहे हो, है ना? लिखित और सांकेतिक हमारे सामने 2 बचे। आप लिखित सोच रहे होंगे, कई आप में से कई साथी सांकेतिक भी सोच रहे होंगे। चलो मैं आपके इस प्रश्न का, इस द्वंद्व का समाधान अभी कर देता। सबसे कठिन रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया कि सांकेतिक भाषा सर कैसे कठिन होती है? तो मैं एक चित्र बनाता हूं आपके सामने। मैंने ये चित्र बना करके मैंने ये बनाया, ये मैंने ये बना दी। आपको समझ तो आ गया होगा कि ये एक संकेत है एक जगह पर जिसमें हमें हॉर्न की आवाज नहीं बजानी है। समझ आया? लेकिन ये संकेत है, और संकेत इस रूप में है कि इसको हमें देखना है कि संकेत किस रूप में दिया जा रहा है, हम उससे क्या समझ पा रहे हैं। तो हम इसको कई जगह दिक्कत आएगी, इसको हम लिखित क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो चित्र लगा रखा है हमने। कारण लिखित हम उसे ही मानेंगे
जिनका कोई निश्चित ध्वनि व्यवस्था हो, इसमें कोई ध्वनि उच्चारित नहीं हो रही है, केवल हम इसको देख पा रहे हैं। जहां निश्चित ध्वनि होगी वहीं हम उसको संकेत से हटा करके लिखित की तरफ लाते हैं। और यह सबसे कठिन क्यों है? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं कि हम जैसे जोर से ऐसे आ करते हैं, ताली बजाते हैं, तो इसमें भी कई भाव हैं, अनेक भाव आते हैं कि एक तो मैं आश्चर्य के साथ बजा सकता हूं, एक मैं खुशी के लिए भी बजा सकता हूं, और एक मैं अपने भावों को सामान्य रूप से प्रेषित करने के लिए भी ताली बजा सकता हूं। जब अगर किसी ध्वनि जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता है, एक ध्वनि जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है और उसके अर्थों को हम अपने मनों के भावों के अनुसार एक से अनेक रूप में व्यक्ति विशेष के आधार पर ले सकते हैं, तो वो होता है सांकेतिक। तो जब एक से अधिक अर्थ आ गए तो अधिक आते ही हमें समझने में हम दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जहां दिक्कत है तो वो क्लिष्टता आ गई, क्लिष्टता है तो वो दुर्बोध है, अर्थात हमें बहुत मुश्किल से समझ आता है, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं, गाड़ी का हॉर्न बजता है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तो आप क्या समझोगे? हॉर्न बज रहा है, ध्वनि भी आ रही है, इसका मतलब वो लिखित भी हो सकती होगी? नहीं, क्योंकि उसका निश्चित अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है, और उस अर्थ को हम अलग अलग अर्थों में व्यक्ति विशेष से समझ सकते हैं। जैसे कि आप में से कोई रोड पर चल रहा है, गाड़ी का हॉर्न बजा, तो वो समझेगा भाई मेरे को साइड में हटने के लिए बोल रहे हैं, कि हो सकता है मैं सड़क के मध्य में कहीं चल रहा हूं, कहीं अपने जैसे जा रहे हैं आगे, गाड़ी कोई अपने को आगे से ओवरटेक करना चाह रही है तो भी वो हॉर्न बजाएगी, तो वो भी एक अर्थ ले सकते हैं। हम अपने स्थिति के अनुसार जो अर्थ ले लेते हैं, जिस अर्थ में अनेक संभावनाएं होती हैं, वो हमेशा संकेतों के माध्यम से जाती है। और इन संकेतों को समझने के लिए हम उस परिवेश से भलीभांति परिचित होना चाहिए। जैसे कि ज्यादातर जितने भी ये एजेंसियां हैं जो गुप्त स्तर का कार्य करती हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करती हैं, वो अपनी एक निश्चित सांकेतिक भाषा रखती हैं, और उनसे जुड़े हुए लोगों को वो कोड के रूप में भाषा होती है, उनको पढ़ने के लिए वो डिकोडिंग करना बताते हैं, तो वो सांकेतिक होती है। उससे हम परिवेश से जब जुड़ेंगे तब उस संकेतों को हम समझ सकते हैं। क्लियर? अर्थात सबसे सरलतम भाषा का रूप है मौखिक, और सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिन भाषा का रूप अगर हमें क्वेश्चन आए तो वो है सांकेतिक। तो इन दोनों के बीच में रह गया मध्यम। लिखित भाषा है वो मध्यम है, ना तो पूर्ण रूप से कठिन है, ना ही एकदम सरल है। अर्थात हम इसकी व्याकरणिक व्यवस्था को समझ लेते हैं तो वो हमें सरल लगती है, और अगर व्याकरणिक व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो वो हमें कठिन लगती है। सभी भाषाओं में ये चलता है, ना केवल एक भारत विशेष की भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी ये चलता है। तो हमने देखा कि भाषा को क्या कहते हैं, भाषा का स्वरूप या प्रकार किस प्रकार का है। तो हम भाषा के प्रकार देखे, लिखित भाषा, मौखिक, सांकेतिक देखिए। इसके साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है व्याकरण। व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, वो हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो मैं कॉर्नर में आपके लिख रहा हूं, कई जगह हम ये कर देते हैं 44, कई जगह लिखी हुई आती है 52, कई जगह लिखी हुई आती है 56। ये 44, 52 और 56, ये 3 स्वरूपों में हमारे सामने लिखी हुई आती रहती है अक्सर, और वो प्रश्न के अनुसार हम उसका तय करते हैं कि कहाँ 44 होगी, कहाँ 52 होगी और कहाँ 56 होगी। तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हुए हम पुनः वापस व्याकरण के टॉपिक पर आते हैं। अगर व्याकरण शब्द को अलग अलग पदों में बांटा जाए तो ये वी
आ और करण से बना है। वी, आ और करण। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है ठीक प्रकार से समझना। ठीक प्रकार से, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भली भांति समझना। भली भांति समझना, ठीक प्रकार से या भली भांति समझना। अब क्या समझते हैं हम भली भांति, किस प्रकार से समझते हैं, वो हमें व्याकरण में सीखने को मिलता है। ये तो आप सोचोगे सर ने तो ये बता दिया ठीक प्रकार से समझना, लेकिन हम किताबों में तो इसका व्याकरण का परिभाषिक शब्द अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, व्याकरण को अगर हम संगठित करें तो व्याकरण एक रचना होती है। क्या होती है? व्याकरण एक रचना होती है, जिसको हम पुस्तक भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, कृति भी कहते हैं, जो संकलित की जाती है। मतलब एक रचना है जिसे हम ग्रंथ, पुस्तक और कृति के रूप में देखते, सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये कृति, ग्रंथ, रचना, पुस्तक हमें क्या सिखाती हैं, क्या बतलाती हैं? तो व्याकरण को हम तीन रूप में देखते हैं: उच्चारण, लेखन और प्रयोग। उच्चारण, लेखन और प्रयोग। अर्थात अब अगर हम व्याकरण की पारिभाषिक दृष्टि से इसको ले तो वह रचना या वह ग्रंथ जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है, वो ही क्या है? व्याकरण। इन तीनों की शुद्धता का जो हमें ज्ञान करवाती है वो हो व्याकरण कहलाती। किसका कराएगी? उच्चारण का कराएगी। हम भाषा को कैसे उच्चारित करते हैं, जैसे आप सब और हम सब में से भी कई लोग, जैसे हम बोलते हैं और शब्द बोलते हैं, देखो और, अगर और जो मैंने उच्चारित किया अगर उसको मैं लिखूंगा तो वो ये है, लेकिन वास्तविक शब्द इसको अगर लिखना हो तो ये। अब देखो उच्चारण का कैसे ज्ञान करवाया। अगर ये शब्द शुद्ध है लेखन में तो इसका उच्चारण होगा और ये और जो इशारा कर रहा है, अगर हम व्याकरण नहीं देखेंगे तो हम इसका उच्चारण और की तरह ही करते रहेंगे और नहीं कर पाएंगे। और उसी प्रकार ये शब्द आपके कृति, हम कृति शब्द ज्यादातर उच्चारण करते हैं। कृति को लिखेंगे तो कृति इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यह अशुद्ध है। तो हम उच्चारण शुद्ध किस प्रकार से कर पाए वो हमें कौन सिखाती है? व्याकरण। जब उच्चारण शुद्ध होगा तो उसको सुन करके उसको लेखन की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसका शुद्ध लेखन कर पाएंगे, और जब शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण होगा तो हम उसका भाषा का प्रयोग शुद्ध कर पाएंगे। अब जैसे प्रयोग के आधार पर हम अलग अलग भावों को देते हुए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हम कहते हैं ना, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। इसी की जगह मैं ये कहूं, ये मैं भी कर सकता हूं। दूसरा है, ये मैं ही कर सकता हूं। तीन अलग अलग हमारे सामने वाक्य है। मैं कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। तीनों का रूप अलग है। मैं कर सकता हूं एक सामान्य वाक्य है। मैं भी कर सकता हूं मतलब ये काम जो दूसरे लोग करते हैं वो भी मैं भी उसको उसी तत्परता से, उसी सक्षमता से कर पा रहा हूं। और एक मैं ही कर सकता हूं मतलब उस जिस शुद्धता से, जिस दक्षता से, जिस क्षमता से मैं कर पा रहा हूं वैसा कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है। वो हम कहां सीख रहे हैं? प्रयोग में। शुद्धता, यहां ही शुद्धता कहलाती है। अर्थात व्याकरण से तात्पर्य हो गया वह रचना, यह वह कृति, वह ग्रंथ या वह पुस्तक जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का क्या कराती है? ज्ञान करवाती है, वो ही व्याकरण कहलाती है। और हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे
हिंदी व्याकरण, अर्थात हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हम अपनी क्लासों में निरंतरता के साथ बिंदुवार पढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो आप लोग सभी कर रहे हो उसको एक नई सशक्तता प्रदान कर सको, नया एक ऊंचाई प्रदान कर सको और जितना जल्दी हो सके कम समय व्यर्थ करते हुए आप अपने मनोवांछित स्थान पर चयनित हो सकते हो। इसके लिए आप हमारे साथ निरंतरता के रूप में जुड़ते रहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि व्याकरण, एक क्वेश्चन अक्सर आता है व्याकरण के संधि समास उपसर्ग पढ़ते में, तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है व्याकरण के कितने अंग हैं, अंग के दो या इकाई के दो। तो हम व्याकरण को अगर शुरू करते हैं तो व्याकरण के मुख्यतः पूछा जाए तो 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 इकाई कह सकते हैं या 3 अंग कह सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। ये 3 इकाई है या 3 अंग है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब वाक्य शब्दों से मिलके बनाए, तब वर्ण से मिलके बने और वर्ण किससे बनाए, ये भी हमारे सोचने का प्रश्न है। हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इन सभी बिंदुओं को अपने साथ समावेशित करते जाएंगे। वर्ण विचार क्या कहलाता है? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का जो हमें ज्ञान करवाते हैं वो व्याकरणिक व्यवस्था कहलाती है वर्ण विचार। साइड में आप देख ही रहे होंगे 44, 52, 56, ये सब हम वर्ण विचार के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान करवाते हैं वो ही वर्ण विचार कहलाते हैं। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े? चलो अब हम लेते हैं वर्ण विचार। हमने पहले देखा था कि वाक्य बने हैं शब्दों के संयोग से, शब्दों के सार्थक योग से। शब्द बने हैं वर्णों के सार्थक योग से। अब वर्ण किससे बने हैं? वर्ण किससे बने हैं? अगर मैं आपको ये कहूं वर्ण बने हैं ध्वनि से, ध्वनि से, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा तो सर ध्वनि क्या है? अगर वर्ण ध्वनि से बने हैं तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि के लिए मैं आपको 3-4 प्रश्न बताता हूं, वो ध्यान में रखना। ये सारा वर्ण की परिभाषा और वर्ण से जुड़ा हुआ जितना भी संकल्प है, संकल्पता है, वो हम उसको समझ पाएंगे। प्रश्न ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे कंपटीशनों में, छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? और हो सकता है भाई आज की क्लास से पहले आपके मन में ये आता होगा वर्ण। नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। तो अब वर्ण क्या है? तो इसी से हम इसको परिभाषित कर लेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। तो अगर दूसरा प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती। इसी से इसकी परिभाषा हमारे सामने आ रही है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण है। के साथ अगर प्रश्न
आपको सामान्य रूप से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, एकदम सरल, ना उसमें छोटी लिखे, ना उसमें मौखिक लिखे, ना उसमें लिखित लिखे, सीधा आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम उसमें वर्ण लिखेंगे, ना कि ध्वनि। अगर मौखिक शब्द दिया हुआ है तो ही हम उसमें ध्वनि लिखेंगे, अन्यथा हम उसमें क्या लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे। तीसरा प्रश्न ये बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सीधा वर्ण, ये वर्ण तक हुआ। अगर हमें अब ये पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको सबको पता है शब्द। अगर ये पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, वाक्य। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो भी वाक्य। तो प्रश्न हमारे पास कितने बन जाते हैं, 6 प्रश्न बन जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैं लिख देता हूं, अर्थ के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द। दिख पा रहा होगा आपको, भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर छोटी इकाई है शब्द, और अर्थ के आधार पर, मैं आपको यहां एरो कर रहा हूं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। क्लियर? तो इन प्रश्नों को हमने अभी देखा, आपके भलीभांति समझ आया होगा कि भाषा के सबसे छोटे मौखिक रूप का लिखित स्वरूप ही हमें क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब हम बात करते हैं इन वर्णों की, क्योंकि जब हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब चीजें पढ़ेंगे तो हमारे सामने वर्ण आएंगे। हालांकि वर्णों का जो स्वरूप है वो बहुत विस्तृत स्वरूप है, लेकिन हम इस अति विस्तृत स्वरूप में ना जाकर के हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो स्वरूप हमें देखने को, पढ़ने को आवश्यक है, वही बिंदु को हम छूते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपके प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न तो सारे सही हो जाएं और आपका एक अवधारणात्मक स्वरूप भी मस्तिष्क में विकसित हो जाए। तो आगे चलते हैं हम। अब बात आती है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार सबको पता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अगर मैं इनको कहूं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं। इसका भी हम अभी समाधान करेंगे। स्वर मतलब स्वतंत्र। अगर हम बात करें स्वतंत्र, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात हम इसको दूसरे रूप में ले तो वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता, बिना सहायता उच्चारित होते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। और यह सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? सहायता से, मतलब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं, अर्थात वह वर्ण जो
स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना होकर के अन्य वर्ण कौन, स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक लिखता हूं, अब इसका उच्चारण करोगे, अधिकांश ने यह उच्चारण किया होगा क, है ना, लेकिन यह व्यंजन है, इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसमें अस्वर की सहायता लेते हैं तो ये क ध्वनि के रूप में उच्चारित किया जा सकता है। तो अब देखो, व्यंजन सहायता ली जाती है, स्वतंत्र नहीं है। ये व्यंजन ने किसकी सहायता ली, स्वर वर्ण की सहायता ली और क के रूप में उच्चारित किया गया। क्लियर? दोबारा मैं एक बार आपके सामने दोहरा देता हूं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वह वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? अब बात आती है, सर स्वर कितने हैं? कई जगह आप 10, 11, 12, 13 आपके सामने आ जाए, संख्या पूछ ली जाती है, अक्सर पूछ ली जाती है कि हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको भी भली भांति ध्यान होगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब सोच रहे होंगे सर रुक क्यों गए इतना लिख के? वास्तव रूप में यही स्वर है। हम अब तक जो पढ़ते आए हैं ये शब्द, इनका मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। ये स्वरों में नहीं गिने जाते, स्वरों में नहीं गिने जाते। अब इनको गिनो आप, आ से लेकर के औ तक 11 आए। तो अगर हमारे पास प्रश्न ये आए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये प्रश्न आप जिन परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हो उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। आप पिछले प्रश्न पत्र उठाओगे तो उसमें ऐसा 1-2 बार प्रश्न आया हुआ मिलेगा, और उसमें हम क्या करते हैं, इस अनुस्वारिक ध्वनि को और विसर्ग ध्वनि जो अह और अह है उसको हम साथ में जोड़ करके 13 लिख देते हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद आपके मन में ये रच और बस जाना चाहिए कि स्वरों की संख्या केवल और केवल 11 ही है। क्लियर? अब बात आई, आपके मन में आया सर ने ये तो निकाल दिए, तो ये क्या है? तो इनको हम कहते हैं अयोगवह। अयोगवह। अगर इसका हम शाब्दिक विच्छेद करें तो ये होता है अयोग और वाह। अ से तात्पर्य है नहीं, योग का मतलब जुड़ना, और वाह का यहां अर्थ लिया गया है वहन, अर्थात जो जुड़कर के वहन नहीं होते हैं, जो जुड़कर के वहन नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं अयोगवह। अब मन में ये एक प्रश्न आया, किसके साथ नहीं जुड़ते? हमने तो जुड़ते हुए देखे हैं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पे कंचन, जुड़ गया ना? आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने तो जुड़े हुए देखे हैं। इसका भी अभी समाधान करते हैं कि जो जुड़ करके वहन नहीं होते हैं, पहला बिंदु ये वो अयोगवा है। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ नहीं जुड़ते हैं ये कभी भी, इसलिए इनको हम व्यंजन नहीं कह सकते। इनको ना हम स्वर कहते हैं ना ही हम व्यंजन कहते हैं। ये सोचने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। स्वरों के साथ भी नहीं जुड़ते, व्यंजन के साथ भी नहीं जुड़ते। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, इसलिए इसको हम स्वर नहीं कहते। अर्थात वो जो व्यंजन के साथ नहीं जुड़ रहे हैं
और व्यंजन के साथ जुड़ के उच्चारित नहीं हो रहे हैं, पहला बिंदु। दूसरा, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्वर नहीं है, लेकिन स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो व्यंजन कह देना चाहिए था, क्योंकि हमने अभी थोड़ी समय पहले हमने पढ़ा था कि जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो फिर अयोगवा व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वरों के साथ मिलते ही नहीं है, इसलिए वह व्यंजन नहीं है। अब हम देखो इस कंचन शब्द में क है, इसको देखेंगे। क, ये क कैसे बना? इसमें देखो क और अ स्वर है, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा है? ये अनुस्वार, जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहा? अनुस्वार। ये इस अ के साथ ये अनुस्वार, मैंने 2 बिंदी लगा दी, हटा दे। तो ये अनुस्वार अ के साथ जुड़कर के क्या बनता है? अनुस्वारिक अयोगवह बनता है। ये फिर क के साथ जुड़कर के यह स्वरूप में हमारे सामने आता है, और फिर हम उसमें साथ में कंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो अगर हमें पूछा जाए कि हिंदी में अयोगवह की संख्या कितनी है, उनको ना तो अलग से स्वर कहते हैं, ना ही हम उनको व्यंजन कहते हैं। अयोगवह की संख्या 2 है। क्लियर? और स्वरों की संख्या 11 है हमारे। आगे चले। हालांकि इनके अलग अलग भेद होते हैं स्वरों के, मूल स्वर, संयुक्त स्वर के बाद अलग अलग उच्चारण की दृष्टि से आ जाते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। हम इतना डिटेल में क्लास में नहीं, क्योंकि आप लोग जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो वहां व्याकरणिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनका स्वरूप हमें नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इसके और स्वरूप को आगे विश्लेषित करते हुए पढ़ेंगे तो वो भाषा विज्ञान का एक विषय वस्तु के रूप में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ हम इतना ही लेंगे कि वर्ण की संख्या 11 है, और उसमें से 2 जो है वो अयोगवाह है। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर इसमें पूछे मूल स्वर की संख्या कितनी है? अ1, ई2, उ3 और री4, ये मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या हमारे सामने आती है 4। उसके बाद अगर पूछे, शब्द आ जाता है कई बार संधि या संयुक्त स्वर, 11 में से 4 निकाले, पीछे जो बचे वो कितने हैं? 7 जो स्वर हैं उनको हम संधि या संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ये अ, इस अ के 2 बार योग से बना है। ये ई और ई के योग से बना है। उ और उ के योग से बना है। और ये री तो क्या है? लघु ही है। अगर इसको हम दीर्घ करें तो री दीर्घ इस प्रकार से होता है, ये दीर्घ है, जो कि संस्कृत भाषा में चलता है। हिंदी भाषा में हमने संस्कृत से इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि हम व्याकरण हिंदी की पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी से जुड़े हुए वर्णों का ही अध्ययन करेंगे। तो इस री को नहीं लिया गया है, इसको कहते हैं दीर्घ री, हमने लिया है लघु री। ये ए अ और ई से मिलके बना है, तो वो भी संधि और संयुक्त हो गया। इसी प्रकार ये ओ, आ और उ से मिलके बना है, तो ये अलग अलग 2 वर्णों के, स्वर वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसको हम आगे और जब संधि करेंगे तो इसको और आगे साथ में चर्चा करते हुए अलग अलग स्वरूप में देखेंगे। अभी आपके लिए मूल स्वर की संख्या 4 है, जो अ, ई, उ और री है, और संधि और संयुक्त स्वर 7 हैं। इन चारों को छोड़ने के बाद जो शेष 7 बचे वो संधि या संयुक्त स्वर है। ये हमारा हुआ स्वर। अब आगे लेते हैं व्यंजन। व्यंजन
व्यंजन कितने होते हैं? सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है, व्यंजन कितने होते हैं? और आप सबको भली भांति पता भी होगा 33 व्यंजन जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उनकी संख्या 33 होती है। इनको हम व्यंजनों को वर्गों में बांटते हैं। जैसे हमने लिखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग लिख दिया मैंने। अब फिर आपके सामने ये प्रश्न आया होगा कि सर आपने यह वर्ग तो नहीं लिखा, स वर्ग तो नहीं लिखा। तो इसका समाधान ये है, वर्ग किसे कहते हैं ये पहले हमें समझने की जरूरत है। फिर आपके सामने वो य और स वर्ग का जो अवधारणा अभी विकसित हुई है वो उसका समाधान हो जाएगा। वर्ग, 5 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कितने? 5। ये 5 वर्ण जो आएंगे हमारे साथ उसके समूह को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। अब देखो 5 आते हैं या नहीं आते? हम लिखते हैं, देखो क, ख, ग, घ और पंचमाक्षर। अब इसको मैंने फिर आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि इसको पंचमाक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसका उच्चारण ध्वनि रूप में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम पंचमाक्षर नाम दिया गया है। गिन लो, 1 2 3 4 और 5। 5 वर्ण थे, 5 वर्ण बनकर के क्या बना? वर्ग बना, जिसको हमने कहा क वर्ग। अब देखो ये बिंदी देख के आपके दिमाग में आया होगा कि हम बिंदी कंचन शब्द में भी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और एक हम इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं। जैसे एक सर्किल है, एक बिंदी हमने यहाँ लगाई, एक बिंदी यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई। इन चारों बिंदियों को अलग अलग नामों से हिंदी में जाना जाता है। जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने, उड़ान, उड़ान लिख दिया। एक ये आपके सामने पंचमाक्षर है ही, और एक हमने लम्जे से लिखते हैं ख, यहाँ बिंदी लगाई। तो इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग स्वरूप है, उसकी हम साथ में अभी चर्चा कर लेते हैं। अगर बिंदी यहाँ लगी हुई है तो इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, मतलब उस वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर। अगर बिंदी शिरोरेखा के ऊपर लगी हुई है, इसको हमने अयोगवाग में देखा, बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। क्लियर? अगर जैसे उड़ान शब्द है, बिंदी शब्द के नीचे लगी हुई है, जैसे इसके नीचे लगती है, इनको हम बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। या इसका दूसरा नाम उच्छिप्त व्यंजन भी है। क्या है? उच्छिप्त। अब इसका हम अगर शाब्दिक अर्थ लें तो फेंकने से लिया जाता है। जैसे हम कोई बॉल को फेंकते हैं, झटके के साथ फेंकते हैं, झटका आता है, उसी प्रकार ये अपनी जीवा से इन वर्ण का उच्चारण फेंकने के जैसे किया जाता है। आप उच्चारण करके देखिए। एक चीज और बता दूं आपको उच्चारण का, इनके साथ अवर्ण पहले उच्चारित होगा। अगर ये ताड़न जात चिन्ह लगा हुआ है ये, तो इनके साथ अवर्ण उच्चारित होगा। जैसे एक तो ड है, एक हमने ये कर दिया, ये तो सामान्य वर्ण है, और ये विकसित हुआ है ताड़न जात या उच्चिप्त, मतलब फेंकने के तरीके से। इसके साथ हम आ का उच्चारण पहले करेंगे। जैसे अड़, आप ये बोल के देखिए, उड़ान, उड़ान आया, और फिर जीवा ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम किसी चीज को, वर्ण को फेंक रहे हैं मुंह से बाहर। तो इनकी संख्या कितनी होती है? उच्छिप्त की 2। उच्छिप्त या ताड़न जात की संख्या 2 होती है, जिनके वर्ण के नीचे बिंदु का चिन्ह लगता है। अब एक आई
इसके आगे की तरफ चिन्ह लगना। ये अरबी फारसी भाषा से हमने 5 वर्णों को ग्रहण किया था। क, ख, ग, ज और फ। एक हमारे जिस समय अंग्रेजों का काल था उस समय भाषा पर सर्वे किया जा रहा था, भाषा के परिष्कृत रूप को देखा जा रहा था। तो उस समय राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे हम सितारे हिंद भी कहते हैं, उन्होंने इन 4 वर्णों को हिंदी में ग्रहण किया था और इन 4 वर्णों को अरबी फारसी से ग्रहण किया गया था। तो इस चिन्ह को यहां बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और जब ये लग जाता है तो ये वर्ण उष्मीय वर्ण की तरह, मतलब घर्षण के साथ उच्चारण। एक मैं जैसे बोल रहा हूं क, अगर मैं ये नुक्ता लगा हुआ बोलूंगा तो मैं बोलूंगा क। एक मैं बोल रहा हूं ख, और अगर मैं नुक्ता लगा के इसका उच्चारण करूंगा तो बोलूंगा ख। तो घर्षण के साथ उस ध्वनि का उच्चारण होता है। तो इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्लियर? पहला वर्ग किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आ जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग। तो 5 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, क्योंकि यह तो वर्ग हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 ही वर्ण है, य, र, ल और व। और उसी प्रकार स में वो भी वर्ग नहीं हो सकता, उसमें भी श, स और ह है। तो 5 वर्णों का समूह होगा वो वर्ग कहलाएगा। और हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। ये प्रश्न आपके कई बार पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न तो ये कि वर्ग में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। और हिंदी में कुल वर्ग की संख्या कितनी है? वो भी 5। तो अगर एक प्रश्न इससे और जुड़ा हुआ आ गया कि हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो एक में 5 हुए, दूसरे में भी 5 हुए, तीसरे में भी 5, ता वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। तो 5 गुना 5 कितने हो गए? 25। अगर ये पूछ ले कि हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। विशेष ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और हम इस छोटे छोटे प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं और हम उसी कारण अपने सिलेक्शन से, अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। बार बार प्रयास करते हैं, प्रयास में कुछ कमियां छोड़ देते हैं तो हम पुनः वहीं आ जाते हैं, फिर पुनः प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है हम इस क्लास में छोटी से छोटी चीज को भी, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसकी साथ साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है इस साथ जुड़ करके आप और हम एक नई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए उसका चयन होने में हम अपने आप को साबित करेंगे, सफल होंगे, क्योंकि आप जुड़े हुए हो सारथी सक्सेस सेंटर से। इसका एक ही लक्ष्य है, प्रत्येक परीक्षार्थी को अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात सफलता की, सक्सेस के बिंदु पर पहुंचाना। इसलिए हम मेहनत करके आपके लिए छोटे से छोटे बिंदुओं को लेकर के आते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को एक नया स्वरूप मिले, आप अन्य लोगों से किस प्रकार अपने आप को अलग खड़ा पा सको, उस प्रतियोगी परीक्षा के मैदान में अपनी ज्ञान की आहुति दे करके उस संविधा को किस प्रकार प्रज्वलित करके अपने आप के व्यक्तित्व में नया आयाम ला सकते हो, उसके लिए हम और आप साथ मिलकर के काम करेंगे। और सारथी के साथ, हम आपके सारथी हैं, आप हमारे साथ रह करके अपने लक्ष्य का भेदन करें। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने सारथी बनकर के अर्जुन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया था, उसी प्रकार हम भी कोशिश करेंगे आपके एक छोटे से सारथी के रूप में आपका सहयोग करने के लिए। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें प्यार देते रहें, आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहें और इसके साथ आगे से आगे बढ़ते जाएं। अब हम आगे देखते हैं। अब आपने ये देखा होगा व्यंजन की, व्यंजन 4 प्रकार के बिंदुओं का प्रयोग किया हमने, पंचमाक्षर, ताड़न जात या उत्क्षेप्त, नुक्ता और अनुस्वार। ये क्लियर हुआ हमारे? हम फिर आगे लेते हैं।
आगे जो आया व्याकरणिक दृष्टिकोण से वर्ण का विश्लेषण, हम अगली क्लास में हम आगे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक इसी चीज़ को आप देखिए और इसमें आपने क्या नया देखा है, क्या आपने नया पाया है, उसका चिंतन मनन कीजिए। और कल हम फिर एक नई विषय वस्तु के साथ, नए तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद कि आपने इसको देखा और समझा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।